भाग 2। दोस्तों, सबसे पहले हम किसान और जनजाति विद्रोहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो दोस्तों, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये था नील विद्रोह। 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे। दोस्तों, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था और इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो ये है आनंद मठ। आनंद मठ नामक कृति में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है आनंद मठ। इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 ईस्वी के मध्य जो है हो विद्रोह हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता कौन था? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता सुंदर साई थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की गई थी। कूका आंदोलन एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। 1840 से 72 के बीच इसको संगठित करने का कार्य किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड से। और नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों, शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र था। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ फरायजी विद्रोह के नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। और मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग जो है वो मुंगेर जो बिहार में है उसके बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, मानव बलि प्रथा जो थी भारतीय समाज में एक जो है ये कुरीति थी और मानव बलि प्रथा जिसका नाम मौर्य था, इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह किया था? तो दोस्तों, मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह था वो खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1899 में। और 1855 ईस्वी में सांथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को पराजित किया था 1855 में सांथालों ने। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रमुख जनजाति विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता और किस वर्ष में वो विद्रोह प्रारंभ हुआ था और उससे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए, चुआर जनजाति का जो है इसका विद्रोह जो हुआ था 1768 ईस्वी में। राजा जगन्नाथ ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था ये पश्चिम बंगाल का नानभूमि और बीरभूम जिले थे। हो विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे। 1820, 1822 और 1832 ईस्वी में हो विद्रोह चला था। सिंहभूमि और छोटा नागपुर जो क्षेत्र था इससे प्रभावित था। भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व सेवाराम और त्रयंबक ने किया था। भील विद्रोह का वर्ष 1818 से 48 ईस्वी तक था
और खानदेश इसके प्रभाव क्षेत्र में था। खासी जनजाति द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1829 से 32 ईस्वी में राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक के नेतृत्व में, इससे प्रभावित क्षेत्र खासी पहाड़ी और असम और मेघालय का बड़ा हिस्सा था। कोल जनजाति द्वारा जो विद्रोह प्रारंभ किया गया उसके नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत और गंगा नारायण थे। 1831-32 में कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में चलाया गया था। रंपा जनजाति द्वारा जो विद्रोह था, रंपा विद्रोह, ये 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश इसका जो है प्रभावित क्षेत्र था और अल्लुर्री सीता रामराजू द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। खोंड जनजाति द्वारा जो विद्रोह हुआ, चक्र बिश्नोई उसके नेतृत्व करता था 1846 से 48 में, और 1855 ईस्वी में खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति का विद्रोह चला था। खोंडमल उड़ीसा में इसका प्रभावित क्षेत्र था। संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में चला था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसका प्रभावित क्षेत्र था। मुंडा जनजाति का विद्रोह जो हुआ उसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। 1899 से 1900 ईस्वी में ये चला और छोटा नागपुर पठार में बिरसा मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। भील विद्रोह इसके नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे और 1914-15 ईस्वी में भील जनजाति का विद्रोह हुआ था। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो कि दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं, ये इसके प्रभावित क्षेत्र थे। पावना विद्रोह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1873 से 76 ईस्वी के बीच चला था। इसके प्रमुख नेता यानी पावना विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कहाँ था? ये कोल्हापुर में था। जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, ठक्कर बापा, जिन्हें कि आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, इन्होंने जनजाति लोगों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह का जो क्षेत्र है वो केरल का मालाबार तट था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी ने राजस्थान के क्षेत्र में चलाया था भीलों के सामाजिक सुधार के लिए। अहोम विद्रोह जो कि 1828 से 1835 तक चला था, किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम विद्रोह असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल सेन के द्वारा जो है ये कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। और बिरसा मुंडा ने किस पंथ की स्थापना पर बल दिया था? तो बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। यहाँ पर देखिए मैप के माध्यम से प्रमुख किसान और नागरिक विद्रोह को दिखाया गया है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पंजाब में कूका विद्रोह 1840 से 1872 तक, इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका ने किया था। देखिए राजस्थान में जो है भील विद्रोह था और इसका नेतृत्व दशरथ, हिरिया और सेवाराम ने किया था। इसके अलावा देखिए गुजरात में कच्छ विद्रोह था, इसका नेतृत्व भारतमल और झरेजा ने किया था। बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। झारखंड में दोस्तों कई विद्रोह हुए। कोल विद्रोह 1831 में, इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। और खैरवार विद्रोह का नेतृत्व जो है
खैरवार विद्रोह 1874 में, मुंडा विद्रोह 1899 में, ताना भगत आंदोलन 1914 में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। और युवान व जुआंग विद्रोह हुआ था झारखंड में, जिसका नेतृत्व रन्न नायक ने किया था। असम में देखते हैं अहोम विद्रोह, इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। खासी विद्रोह नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। यहाँ पर देखिए नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व रानी गेडी नेल्लू ने किया था। 1931 में ये विद्रोह हुआ था। और मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था। बिहार में प्रमुख विद्रोह जो हुए थे उसमें बहावी विद्रोह, इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्व सन्यासी जो गिरी संप्रदाय के थे उन्होंने किया था। फकीर विद्रोह 1776 में, इसका नेतृत्व मजनू शाह चिराग ने किया था। पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ था, नेतृत्व करम शाह और टीपू मीर ने किया था। फराइजी विद्रोह 1820 में, इसका नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था। और भूमिज विद्रोह 1833 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उड़ीसा में देखते हैं दोस्तों खोंड विद्रोह 1837 में, इसका नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। पाइका विद्रोह 1817 में, इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था। और संभलपुर विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1833 से 62 ईस्वी के मध्य, इसका नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों तेलंगाना में कोया विद्रोह 1876 से 80 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व टोम्पा मोरा ने किया था। टोम्पा सोरा इन्होंने कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध रंपा विद्रोह है 1879 में, इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। और चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। महाराष्ट्र में दोस्तों जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, गडकरी विद्रोह 1844 में, नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर ने किया था। और गडकरी कौन थे? तो दोस्तों गडकरी जो थे वो मराठा किले के संरक्षक होते थे। पश्चिमी घाट पर रामोसी विद्रोह 1822 में, इसका नेतृत्व चित्तर सिंह बासुदेव और बलवंत फड़के ने किया था। और देखिए कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ था 1824 से 29 के मध्य, इसका नेतृत्व चिन्नम्मा और रयप्पा ने किया था। तथा केरल में देखिए पालीगरों का विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ था, कट्टा यामान ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा गंजाम विद्रोह जो 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था केरल में, इसका नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था। तो इस चार्ट के माध्यम से मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो किसान और अन्य प्रकार के आदिवासी विद्रोह थे वो भारत के किन क्षेत्रों में थे और उनका समय काल क्या था, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। दोस्तों गोगी नेगी रंगा बाय कुलू, गोगी नेनी रंगा बाय कुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सांसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। याद रखिएगा GR बाय कुलू। अब आइए देखते हैं विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से 1854 के बीच में ये मालाबार क्षेत्र में प्रभावित हुआ था और KN हाजी इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसका कारण था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859-60 में चला था। बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका कारण था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में बंगाल में चला था और इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय द्वारा किया गया था। और पावना विद्रोह का कारण था कि अधिक लगान और 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह 1874-75 ईस्वी में चला था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले इससे प्रभावित थे। बाबा साहब देशमुख ने इसका नेतृत्व किया था और इसका कारण यानी दक्कन विद्रोह का कारण रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे और कपास की गिरती कीमतें और अकाल के बावजूद लगान की दर में कोई कमी नहीं की गई अपितु अधिक वृद्धि की गई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी जिले इसके प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था और ये जो चंपारण विद्रोह था तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात में चलाया गया था। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। इसका कारण था कि फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया गया था। अवध किसान आंदोलन 1920 में चलाया गया। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद इसके प्रभावित क्षेत्र थे। झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व किया था और इसका कारण था अवैध लगान और बेदखली अधिनियम लागू हो गया था और अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी किए जाने के कारण अवध किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में चलाया गया था। मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे और इसका कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण 1921 ईस्वी में चलाया गया। मालाबार प्रभावित क्षेत्र था। अली मुदलियार मोपला विद्रोह के द्वितीय चरण के नेतृत्व करता थे। अधिक लगान और बेदखली इसके कारण थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सूरत के बारदोली तालुका में चलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था और इसका कारण लगान में बढ़ोतरी था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 के मध्य चलाया गया। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुरा, शेखुपुरा इससे संबंधित क्षेत्र थे और पंजाब में जो किसान आंदोलन चलाया गया था उसके नेतृत्वकर्ता सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह आदि थे। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण था और राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर आदि में वृद्धि पंजाब में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण थे। तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन 1946 में चलाया गया था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना जिले इससे प्रभावित थे। कंपाराम भवन सिंह और मूली सिंह ने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका कारण था कि बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के मध्य चलाया गया था। तेलंगाना में इसका सामूहिक नेतृत्व किया गया था लोगों द्वारा और निजाम, जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष इसका प्रमुख कारण था। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वतंत्रता के बाद चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। अब आइए देखते हैं भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था इसके अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था और कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। और वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? ये था चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। आंग्ल प्राच्य विवाद यानी एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है आंग्ल प्राच्य विवाद। भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी जो होते थे ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक होते थे। तो याद रखिएगा, भारत में जो आंग्लवादी थे ये यूरोपियन ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी जो ओरिएंटलिस्ट थे ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ऑकलैंड। और लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1835 के मैकाले के मेमोरेंडम या स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये था वुड डिस्पैच यानी वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से प्रकाशित हुआ था। मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। और बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? D.K. कर्वे। दोस्तों, D.K. कर्वे, जिनका पूरा नाम धुंधुपंत केशव कर्वे था, इन्होंने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप में वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। दोस्तों, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय या BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो मूल संस्था थी वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जेम्स टॉमसन के द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सबसे पहले 1847 ईस्वी में तकनीकी ज्ञान और अभियांत्रिकी ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अब आइए देखते हैं भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख शिक्षा आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रैले कमीशन या जिसको कि विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इंच कैप आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है 1923 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। और ये देखिए हार्टोग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी 1929 ईस्वी में स्थापित हुई थी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था 1929 में ये बना था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। और सार्जेंट कमीशन जो था ये 1944 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में गठित हुआ था। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन आयोग 1948 में गठित हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा एक वर्धा योजना चलाई गई थी 1937 ईस्वी में जो कि शिक्षा से संबंधित थी। अब आइए देखते हैं भारत में आधुनिक प्रेस का विकास या भारत में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में। और 1866 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और अल हिलाल तथा अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थीं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल और अल बलाग पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थीं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था।
जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस एक्ट था 1878 का लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था, इसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इसी कारण रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हिंदू पैट्रियाट। और अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार निकालने का प्रारंभ किसने किया था? तो तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार निकाला था। दोस्तों, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिराटुल अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये राजा राममोहन राय द्वारा संपादित किया गया था मिराटुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? ये था स्टेट्समैन। इसके संपादक रॉबर्ट नाइट थे। अगला प्रश्न है, 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित की गई थी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी थे। और लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वर्ष 1878 ईस्वी में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए लीडर अखबार प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो वंदे मातरम के साथ संबंधित हैं अरविंद घोष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किस पत्रिका ने किया था? तो ये पत्र था पायनियर। दोस्तों, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट का संपादक किसने किया था? तो हिंदू पैट्रियाट का संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। और अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये पटना से प्रकाशित होता था। दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा था कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो ये कथन है इंडियन मिरर का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम सम्मेलन के एक सप्ताह बाद प्रकाशित समाचार पत्र की टैगलाइन थी। दोस्तों, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर, जो कि उदारवादियों का मुख्य पत्र माना जाता था, इसका संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के बाद शुरू किया था। तो लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा उनके जो संपादक हैं। तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की इसके संपादक थे। और कलकत्ता से ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भी प्रकाशित किया गया, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण 1818 में मार्शमैन द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन पत्र 1818 में मार्शमैन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। संवाद कौमुदी पत्र 1821 में राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था, बंगाली भाषा में था ये। मिराटुल अखबार आप जानते हैं फारसी भाषा में था, राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे समाचार 1822 ईस्वी में फरदून जी मर्जबान द्वारा बम्बई में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। बंगदत्त 1830 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित किया जाता था।
जामे जमशेद ये 1831 में पीएम मोतीबाला द्वारा बम्बई से फारसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। रफ्टगोप्तार या जो है सत्यवादी, इसका हिंदी होता है रफ्टगोप्तार, 1851 में दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था। सत्यप्रकाश 1852 ईस्वी में करसोन दास मूलजी द्वारा अहमदाबाद में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन 1853 से गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादक में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। सोम प्रकाश जो था ये 1859 ईस्वी में, इसकी स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी कलकत्ता में, और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। इंडियन मिनट समाचार पत्र 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन घोष द्वारा स्थापित किया गया था। कलकत्ता से ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में अंग्रेजी प्रेस द्वारा बम्बई में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो आज भी प्रकाशित होता था है। इंदु प्रकाश 1862 में जस्टिस राणा डे द्वारा बम्बई में मराठी भाषा में प्रकाशित या प्रारंभ किया गया था। नेटिव ओपिनियन 1864 में वीएन मांडलिक द्वारा बम्बई से प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में। पायनियर 1865 में ये अंग्रेजी प्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका प्रकाशन इलाहाबाद में अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। कविवचन सुधा आप जानते हैं 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा वाराणसी में हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा प्रारंभ की गई थी कलकत्ता में, और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। मद्रास मेल 1868 में अंग्रेजी प्रेस द्वारा प्रारंभ की गई थी, स्थापित की गई थी मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा प्रारंभ की गई थी कलकत्ता में, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। द ट्रिब्यून है 1881 से प्रारंभ होता है, सर दयाल सिंह मजीठिया इसके स्थापक थे, और लाहौर से यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और वाराणसी से इसका प्रकाशन हिंदी में होता था। हिंदू पत्र जो हिंदू समाचार पत्र है 1878 में वीर राघवाचारी द्वारा प्रारंभ किया गया था मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1879 में एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में ये स्थापित था और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ये बंगाली भाषा का पत्र था। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा थे, तो याद रखिएगा मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था और केसरी ये मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इंडिया 1890 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी बम्बई में, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था दिल्ली में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इंडियन रिव्यू 1900 में स्थापना हुई थी, G.A. नटेशन ने इसकी स्थापना मद्रास में की थी और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और एक महत्वपूर्ण पत्र देखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था, लंदन में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। युगांतर पत्र ये 1906 ईस्वी में भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष द्वारा कलकत्ता में स्थापना की गई थी, बंगाली भाषा में निकलता था। दोस्तों युगांतर और वंदे मातरम जो है ये क्रांतिकारी रचनाएं मानी जाती हैं। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था पेरिस में, जो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होता था। प्रताप की स्थापना 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा की गई थी कानपुर में, और ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था।
अब आइए देखते हैं सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों के कारण भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत का महान व्यक्तित्व या आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ये एकेश्वरवाद पर। और संवाद कौमुदी जो कि बंगला भाषा में, मिराटुल अखबार फारसी भाषा में थी, इसके संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी और मिराटुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत या पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो ये थी आत्मीय सभा। और ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदास का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। और वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधा कांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। और वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में आयोजित जो सभा थी, इसमें कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? ये विवेकानंद की शिष्या जिनका नाम मार्गरेट नोबेल था, इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से संबोधित किया जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर खोला गया था? अड्यार, मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में किसके प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ था? एनी बेसेंट के। और ये देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर की। और वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली और RK कामा के सहयोग से रहनुमाई माजदा यसान सभा गठित की गई थी तथा इस सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका राष्ट्रगोप्तार प्रारंभ की गई थी।
अगला प्रश्न है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये था सत्य शोधक समाज। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? वी रामास्वामी नायकर, इनका नाम पेरियार भी है, इनके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन और जो संस्थाएं हैं उनके संस्थापक, स्थापना और उनका स्थल दिया गया है तथा इसका उद्देश्य क्या था। तो ध्यान से देखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार इसका उद्देश्य था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एकेश्वरवाद का प्रचार इसका उद्देश्य था। इसका नाम पहले ब्रह्म सभा था। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1829 ईस्वी में कलकत्ता में की थी और यह ब्रह्म समाज के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। 1839 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक थे। 1849 में इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी और इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने इसकी नई शाखा स्थापित की थी। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों और प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू धर्म परिवर्तन को रोकना इसका उद्देश्य था। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लैटवस्की और हेनरी अल्काट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन का प्रचार तथा विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना था। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा 1878 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। ब्रह्म समाज का ये दूसरा विभाजन था और समाज की व्यवस्था और समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG राणा डे द्वारा 1887 में इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी और भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना इसका उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन, तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में बेलूर में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवतावादी और सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में बम्बई में की गई थी। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई राणा डे द्वारा 1909 ईस्वी में पूना में की गई थी। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग NM जोशी द्वारा 1911 में इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी और सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य था। वीमेंस इंडियन, इसकी स्थापना 1923 में मद्रास में की गई थी और ये संस्था महिलाओं के कल्याण के लिए गठित की गई थी। रहनुमाई मजदा स्नान सभा, ये दादा भाई नौरोजी फरदून जी और HS बंगाली द्वारा प्रारंभ की गई थी बम्बई में 1851 में और इसका उद्देश्य पारसी और जरथुष्ट धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रचार प्रसार करना था। दोस्तों, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र नाथ दत्त से अपना नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद कर दिया था।
अगला प्रश्न है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गुरु राम सिंह कूका द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। और 1910 इलाहाबाद में भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में की थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। और बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राय पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में डी.के. कर्वे का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सर सैयद अहमद खान को भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रताप सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह यानी शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना के विरोध में की गई थी। अब आइए देखते हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक तथा विशेषताएं क्या थीं। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में की गई थी और इसका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन के रूप में की गई थी। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी। अहमदिया आंदोलन, तो इसकी स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब में की थी और यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। और देखिए, देवबंद आंदोलन, इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम नौतनोई रशीद अहमद गंगोही के द्वारा देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना और अंग्रेज़ों का विरोध करना था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुस्लिम सुधार आंदोलन बहावी आंदोलन था। सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था और यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। यहाँ पर आइए देखते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून और प्रमुख अधिनियम। दोस्तों, नवजात कन्या हत्या कानून सर जॉन शोर के जो है गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वर्ष 1795 में ये कानून बना था और इसके द्वारा कन्याओं के हत्या पर रोक लगाई गई थी। बाल हत्या निवारक कानून लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में 1804 में और इसके द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा निषेध कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में ये जो कानून बना था, इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 में पारित हुआ था और इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में जो है ये कानून बना था और 12 वर्ष की कम आयु के बालकों को विवाह करने पर रोक लगाई गई थी। एक महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, शारदा एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1929 में लाया गया था और इसके द्वारा बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष घोषित की गई थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में 1937 में पारित हुआ था और इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। और देखिए, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में 1943 में ये कानून आया था और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में ये हुआ था जिसमें जॉर्ज यूले को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और जॉर्ज यूले प्रथम और एकमात्र ब्रिटिश थे जिन्हें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये था आज का वीडियो।